Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about different RQs of different kind of substrate. हमने अलग अलग substrate की RQ वैल्यू निकाल कर देखी. Now today we are going to discuss about the factors which affects the respiration. कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पायरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग the respiration. Factors affecting respiration. ओके तो मेन फैक्टर कौन कौन से हैं जो रिस्पायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल है और कुछ इंटरनल है. अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल साल्ट्स और कुछ और भी है जैसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, पॉल्यूशन का लेवल है, एज है और प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स. ये सब मिलाकर 10 फैक्टर्स है जो हमारे रिस्पायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. तो वन बाई वन देखते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर. व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर? फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इफ़ इट इज़ ऑप्टिमम, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है और ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज हाउ मच? 30 degrees Celsius. Then the value of quotient is 2 to 2.5 or below 3 degrees Celsius, right? The rate of respiration generally reduced, although in some plants the respiration takes place between -20 degrees Celsius. डोमिनेंट जो सीड्स हैं, डॉर्मेंट सीड्स आर केप्ट इन -50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो रिस्पायरेशन का रेट है वो 2 से 2.3 के बीच में पाया जाता है. क्लियर? और जो डॉर्मेंट सीड हैं वो -20 से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकते, कोई हार्म के चांसेस नहीं होते और इस तरह से ही हम सीड को प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. क्लियर? नाउ लुक एट द लाइट. लाइट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. लाइट affect the rate of respiration indirectly as the increase in light increase the rate of photosynthesis. जैसे हम रेट बढ़ाते हैं लाइट का, वैसे ही फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. So it also increases the concentration of respiratory substrate. That means the increase of rate of reaction. तो ये म्यूचुअली रेट ऑफ रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देता है. तो लाइट जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन को इनडायरेक्टली बढ़ा देता है. क्लियर? लिख सकते हैं increase in light अगर लाइट हम बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस.
rate of photosynthesis also increases. That means the light is directly proportional to the rate of photosynthesis. ठीक है, यही तो हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. जैसे जैसे इंक्रीज होगी लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी इंक्रीज होगा. एंड द रेट ऑफ it is also directly proportional to the rate of concentration of respiratory substrate. All right. क्लियर. और जैसे जैसे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बढ़ेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा देगा. इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन. So this is the way how the light indirectly affect the rate of respiration. Next आता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide, if the amount of carbon dioxide is increases in the air, then the rate of respiration decreases, right? तो rate of जो respiration है वो increasing of carbon dioxide concentration will decrease. तो ये कैसा हो गया? Inverse proportional. That means concentration of carbon dioxide is inversely proportional of rate of respiration. Okay. So the concentration of carbon dioxide if increases, the rate of respiration is decreases. आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि germination of seed is reduced when the rate of growth fall down. और अगर जर्मिनेशन सीड का होता है और कंसंट्रेशन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है तो जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 next factor, on slight increase or decreasing the amount of oxygen in the environment, rate of respiration is not affected. अगर slightly कम या ज़्यादा होता है तो इस पर respiration पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Okay, so on slight increasing or decreasing the amount of oxygen in the environment, the rate of respiration is not affected. Suppose if oxygen concentration decreasing at a level of 1.9% in the atmosphere, the aerobic respiration become negligible. ठीक है. And this is called the extinction point. अगर इस लेवल तक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन गिरता है देन इस प्रोसेस को, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन. लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन चलता रहेगा. यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी
बट एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का रोल होता ही नहीं. राइट. नेक्स्ट आता है वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर दैट विच इज़ फाउंड इन द ड्राई सीड एंड इट इज़ फाउंड इन वेरी लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट है वाटर, H2O. The rate of respiration is depends on the amount of water. ठीक है. तो dry seeds show very low rate of respiration, but as they imbibe water, the rate of respiration also increases. So you can say the rate of respiration is directly rate of respiration is directly proportional to the amount of water. अगर वाटर कम होगा तो डेफिनेटली रिस्पायरेशन कम होगा. नेक्स्ट आता है मिनरल साल्ट. नेक्स्ट आता है बेटा 6 नंबर पे मिनरल आयंस या मिनरल साल्ट. Chloride or alkali cations as well as covalent cations or alkyne increases the rate of respiration, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. ठीक है. ये सभी रेट ऑफ रिस्पायरेशन को इंक्रीज करते हैं. तो इसमें लिख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोराइड्स ऑफ एल्कली कैटायंस ऑफ एल्कली cations and divalent cations. Divalent cations, ओके, जिसमें आता है लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है. They increases the rate of transpiration. Increases the rate of transpiration. All right. Next आता है मिनरल साल्ट के बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. Respiratory substrate. Okay. Now, increase in respiratory substrate leads to the increase in the rate of respiration, but it shows saturation as well. तो यहाँ पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दिखती है कि जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा. तो rate of respiration is directly proportional to the amount of respiratory substrate. Okay. Next, pollutant. High concentration of gaseous air pollutant जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, ओजोन है, ये सभी रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं और सेल को डैमेज करने लगते हैं. यानी सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होने लगती है. सो दीज गैसियस पॉल्यूटेंट्स increases in pH
which turn affect the electron transport system. इन गैसियस पॉल्यूटेंट की वजह से जो pH है वो भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, और आगे चलकर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं. तो लिख लीजिए पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन. इसमें स्पेशली गैसियस पॉल्यूटेंट, गैसियस एयर pollutant, for example sulfur dioxide, NO2 और ओजोन, ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं और इसकी वजह से जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है. decreases the rate of respiration. Okay, so pollution is harmful for the respiration. Next आता है age. तो rate of respiration decreases with the maturity, right? तो लिख लीजिए 9th point. नाइन्थ पॉइंट में लिखिए कि एज पर द इंक्रीज इन एज, द एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो रिस्पायरेशन है वो डिक्रीज होगा. ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से वो करते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे एज इंक्रीज होगी रिस्पायरेशन डिक्रीज होगा. और लास्ट में आता है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स. प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, that means more protoplasm, higher the rate of respiration. So meristematic cells have a higher rate of respiration than the mature cell. तो जिसमें प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी ज़्यादा होगा. तो आप इसमें लिख सकते हैं यानी प्रोटोप्लाज्म क्वांटिटी of protoplasm is directly proportional to the rate of respiration. तो ये बात कंफर्म होगी जहां पर प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज़्यादा होगी जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, तो वहां पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी ज़्यादा होता है. और जो मैच्योर सेल हो जाते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी रिड्यूस हो जाते हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी डिक्रीज हो जाता है. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिस्पायरेशन. ओके.